हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और एडी करंट। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके थे कि अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। क्योंकि अब आप इससे पहले पढ़ रहे थे कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अल्टीमेटली बात कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो करंट फ्लो होगी, या करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इससे पहले हम लोग देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन आज रिवर्स देखने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, खासकर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी के बारे में जो है हम लोग पूरे डिटेल में आज देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एडी करंट है, इसको छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेंगे। तो पहले पूरा डिटेल जानकारी इसको देखते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और सारा बेसिक कंसेप्ट जो है सो इसमें दे देंगे। खास करके ये टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया गया है, तो समझ लीजिए बोर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन लेवल से देखा जाए तो ये बहुत ही मायने रखता है। बस आप ये समझिए कि आज तक जो आप लोग पहले पढ़े थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं भी रहेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज आएगा इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इससे पहले आप लोग देखे थे कि अगर कोई कंडक्टर है, इसे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कंडक्टिंग लूप है और कंडक्टिंग लूप के सामने कोई मैग्नेट को ला कर रखते हैं। ये कंडक्टिंग लूप है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये मैग्नेट है। अगर इसके बारे में बता दें तो ये कंडक्टिंग क्लोज लूप। अब यहाँ पे एक मैग्नेट रख दें तो मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगी, जो कि कुछ ऐसे होगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आउटवर्ड निकलती है और साउथ पोल के अंदर इंटर करती है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर देखेंगे साउथ से नॉर्थ होता है। तो हम लोग बस ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट को रखे, ये क्या है, एक मैग्नेट है। अगर कोई कंडक्टिंग क्लोज लूप है उसके सामने मैग्नेट को रखते हैं, और ये शुरुआत में अगर मैग्नेट का भी स्पीड देख रहे हैं 0 है और ये कंडक्टिंग लूप जो है ये भी रेस्ट में है, तो इस सिचुएशन में अगर देखेंगे तो किसी भी तरह का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती है। क्योंकि फैराडे लॉ से आप जान चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होती है तो एक इंड्यूस ईएमएफ आता है, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट बनता है प्रोवाइडेड लूप क्लोज हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्लोज लूप लेकर के चले हैं। तो अगर इस कंडीशन में देखेंगे, चलिए आप लोग 3 केस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर केस नंबर फर्स्ट में देखिए, ऊपर से लिख देते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे जो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैग्नेट एंड लूप बोथ आर एट रेस्ट। तो अभी पहला कंडीशन ले ली है जिसमें क्या है, मैग्नेट भी 0 है, मैग्नेट का भी स्पीड 0 है और इसका भी कंडक्टिंग लूप का भी स्पीड 0 है, यानी कि दोनों अपने पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे है। तो दोनों अगर रेस्ट पोजीशन पे रहता है तो किसी भी तरह का यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है तो प्रत्येक समय देखेंगे, मतलब कि अगर 1 मिनट पहले देखे हैं, अब 1 मिनट हो चुका है तब देखेंगे, उसके बाद भी देखेंगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स जो है सो ये क्लोज सरफेस देखें। क्योंकि जो फ्लक्स होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द क्लोज सरफेस, इसका कुछ कंपोनेंट इस तरफ जा रहा था, इसका अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स से पास हो रही है। तो ये इसमें फ्लक्स तो भी है, लेकिन फ्लक्स में अगर दोनों रेस्ट पोजीशन पे तो किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा। फ्लक्स को चेंज करने का 3 तरीका बताए थे, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या तो एरिया को चेंज कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच जो एंगल होता है उनको चेंज कर सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, कि हम लोग जो फ्लक्स लिखे थे ये φB, तो होता है BA cos थीटा, और इसमें चेंज लाने के लिए हमको या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा या एरिया वेक्टर को,
या इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा होता है उनको चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि जब दोनों रेस्ट पोजीशन पे तो किसी भी तरह का इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई फर्स्ट केस में क्या है, 0 है। अगर फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो भी 0 होगा, और इंड्यूस ईएमएफ 0 है तो करंट भी 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में हम करते हैं क्या कि लूप को मूव करा देते हैं। केस 2 V इक्वल टू, यहाँ पे कंडक्टिंग लूप्स आर इन मोशन, यहाँ पे V नॉट इक्वल टू नॉट, ये ऐसे कर देते हैं कि ये लूप जो है मैग्नेट की तरफ बढ़ रही है। मैग्नेट की तरफ बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नज़दीक आएगा फील्ड लाइन्स उससे पास जो होगी वो नंबर में बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर किसी क्लोज सरफेस के एक्रॉस बढ़ रही है तो इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, और फ्लक्स जो है सो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि केस 1 में इफ़ कंडक्टिंग लूप इन मोशन, अब कंडक्टिंग लूप यहाँ पे मोशन में आ चुका है, तो कंडक्टिंग लूप मोशन में है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो एक इंड्यूस ईएमएफ होगा, और इंड्यूस ईएमएफ होगा तो यहाँ पे करंट फॉलो होगा। तो देखिए हम इतना तो हम पहले बात जान चुके हैं कि करंट जो हो यहाँ पे फॉलो होगी, तो करंट डायरेक्शन अगर निकाल रहे हैं तो ये V इस तरफ आ रही है तो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल की तरफ जब बढ़ रही है और फ्लक्स जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीजिंग है, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट इसमें इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पर रही है उसको अपोज करना चाहेगा। तो अपोज करने के लिए सामने नॉर्थ पोल है तो ये करंट कैरिंग लूप है। देखिए अभी ये करंट कैरिंग लूप कुछ इस तरह से है, तो ये करंट कैरिंग लूप में ये करंट इस तरह से फॉलो करेगा कि उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए आपको करंट को ऐसे बहाना पड़ेगा, जैसे कि बहाएंगे सामने नॉर्थ पोल आया और पीछे साउथ पोल आए। तो यहाँ पे हमको नॉर्थ पोल चाहिए इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में साउथ पोल चाहिए। तो करंट कैरिंग लूप मान चलिए इस तरफ से है, तो अगर करंट जब ऐसे फॉलो होगा तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो करंट डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थंब जो पॉइंट करेगी वो नॉर्थ पोलर डायरेक्शन होगा। नॉर्थ पोलर डायरेक्शन जो होगा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डायरेक्शन हो जाएगा, वहीं से निकलती है। तो करंट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। इतना तो बात तो समझ में आ गया। अब करंट जब फॉलो हो रही है तो इसके अंदर कंडक्शन मतलब कंडक्टिंग चार्ज है, मतलब इसके ऊपर चार्ज फॉलो हो रही है। करंट फॉलो का मतलब है कि करंट का फॉर्मूला देखे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज पर थे। तो यहाँ पे चार्ज में फॉलो हो रहा है, तो चार्ज मूव कर रही है, तो चार्ज मूव कर रही है तो चार्ज को मूव कराने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडक्टिंग लूप मोशन में है। अगर कंडक्टिंग लूप मोशन में है तो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, मान करके चलिए हम छोटा सा पार्ट दिखा रहे हैं कि अगर कोई ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को मूव करेंगे, इसको v वेलोसिटी से मूव करा दिए तो इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी है। अब जब ये मूव करना चाहेगा तो इनके साथ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, इनके अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये भी मूव करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेट रखे हैं तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल आती है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो अब मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगी तो यहाँ पे एक फोर्स आ चुका है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स अगर सेम टाइप का चार्ज है तो सभी का डायरेक्शन जो है सो सेम होगा, जो फॉलो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो उनकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस केस में कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे करंट फॉलो हुआ है। तो करंट फॉलो के पीछे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मूव किया है। तो लिख सकते हैं इफ कंडक्टिंग लूप्स इन मोशन electrons present in loop are also in motion, so it
will experience, सारा कंसेप्ट देखते जाइए। अभी जो हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं पहुंचे हैं, इसके बाद वहीं पहुंचाएंगे। एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, जो होता है ये Q इंटू वी क्रॉस। तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो कब लगती है, जब चार्ज मोशन में हो। तो यहाँ पे चार्ज मोशन में आ चुका है। अब तीसरा केस लेते हैं हम लोग। इतना बात आप लोग समझ गए हैं, तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम थर्ड पॉइंट नीचे लिखेंगे। तो अब थर्ड केस ले रहे हैं, जिसमें क्या करेंगे, क्या कंडक्टिंग लूप को रेस्ट में रखेंगे और मैग्नेट को लेकर के मूव करेंगे। तो यहाँ पे केस थर्ड लिखने वाले हैं। केस थर्ड। अब क्या है, मैग्नेट इन मोशन बट लूप एट रेस्ट। लूप को रेस्ट में रखा गया है और मैग्नेट को मोशन में रखा गया। तो इस बार कंडीशन जो आ जाएगा, ये इसका भी जीरो आ जाएगा। यानी कि ये फिगर जो था सेकंड का था, अब जो हम करने वाले हैं वो थर्ड का फिगर है। अगर आप लोग चाहे तो इतना लिखने के बाद ये फिगर बना सकते हैं। उसके बाद जो ये लिखेंगे तो इनका फिगर आप करने वाले हैं, क्योंकि अब इस प्रोसीजर सेम होने वाला है। तो हम मिटा करके फिर से दोबारा वही बनाए, बात ठीक नहीं है। अगर आप लोग कभी बना रहे हैं तो इसको फर्स्ट फिगर ये बनाइएगा, सेकंड फिगर जो बना रहे हैं अब ये, क्योंकि अभी जो इससे पहले था यहाँ पे v इक्वल टू नॉट जीरो, ये मैग्नेट की तरफ लूप मूव कर रहा था और मैग्नेट रेस्ट में पोजीशन में है। तो अब क्या करेंगे, मैग्नेट को मूव करें और ये रेस्ट में है, इसका कोई स्पीड नहीं है। अब मैग्नेट को हम मूव कर देते हैं। तो मैग्नेट मूव कर रहा है और मैग्नेटिक मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी दिखा दी है कि इस तरह से फॉलो हो रही है। अब मैग्नेट जब लूप की तरफ बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज फील्ड लाइंस को डिक्रीज करना चाहेगा तो करंट इस तरह से फॉलो होगा कि ये नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल, जो कि सही ही सेम रहेगा। और यहाँ पे भी एक नॉर्थ, यहाँ पे करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने की वजह से ईएमएफ आया, ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है। करंट प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर के प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर कोई फोर्स लगा होगा। वो फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करना स्टार्ट हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो करंट डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रॉन का दिखाएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे फॉलो हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जानते हैं कि करंट फ्लो होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के मोशन के अलोंग ही करंट फ्लो होता है। तो ये सेकेंड फिगर, मतलब ये थर्ड केस का ये फिगर है। अब यहाँ पे है ये कंडक्टिंग लूप रेस्ट पे, आप लिख सकते हैं हेयर कंडक्टिंग लूप एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स present inside loop also at rest. They won't experience मैग्नेटिक फोर्स। देखिए ये बात लिख दी है, अब इसको समझा रहे हैं कि अब ये कंडक्टिंग लूप रेस्ट में है। तो कंडक्टिंग लूप रेस्ट में आने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो भी रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि अगर मान के चलिए उसके थर्मल मोशन की वजह से जो उनके अंदर हो रही है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल में है, तो उनके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। बस ये देख रहे हैं कि जो भी अगर पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो एवरेज जो उनका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में मान लिए। तो कंडक्टिंग लूप, क्लोज कंडक्टिंग लूप जो है ये रेस्ट पोजीशन पे है इस केस में। अब इनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी
रेस्ट पोजीशन पे होगा। अब ये मैग्नेट मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। मैग्नेट को मूव कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज आया है। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट आएगा। तो लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एफ बी तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कौन सा इसमें वजह है? बट इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रही है। तो चार्ज पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स लगता है तो दो ही तरह का फोर्स लगता है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्योंकि आप देखें थे कि इलेक्ट्रिक ये चार्ज जो होता है किसी पार्टिकल का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या तो फील करता है, एक्सपीरियंस करे या फील करे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा प्रॉपर्टी आ गया है। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स 0 हो चुका है, लेकिन लगातार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में लगातार चेंज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ चुका है। इलेक्ट्रॉन मोशन में है तभी तो करंट फ्लो हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अगर कंडक्टिंग लूप है तो हम अभी कंडक्टिंग लूप ही लिए हैं, तो यहाँ पे करंट फॉलो हो रही है। तो करंट फॉलो होने का मतलब है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है। तो एक यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट ही समझ लीजिए कि मान लिया गया है कि यहाँ पे एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चेंज आएगा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस जो है वही इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहे चाहे मूव करता रहे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है वो हमेशा एक्सर्ट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तब भी लगेगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। चार्ज पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगता है। और जब ये एक्सेलरेट करता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करती है। ये बात बेसिक है जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, ये सब आप लोग जानते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग चुका है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स 0 है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो जाकर के इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, मूव करने की वजह से इसके अंदर करंट आ चुका है। तो इतना बात आपको क्लियर हो चुका है, तो हम ये फर्स्ट वाले पॉइंट को मिटा देते हैं। इसके बाद ऊपर लिख लें, है यार we conclude that changing magnetic field produce and induce electric field in any closed loop। ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है हमेशा क्लोज लूप के अंदर ही होता है। अगर लूप क्लोज नहीं है तो वहाँ पे हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एनी
क्लोज लूप। तो थर्ड पॉइंट का बात यहाँ पे आप समझ में आ गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से आया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वो अलग, उससे अलग है। तो इतना बात को आप लिखिए, इस बात को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। तो एक बार पॉज करके आप लोग लिखिए, तब तक हट जाते हैं। तो अब तक में हम लोग देख चुके हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उनसे डिफरेंट है। यहाँ से लिख सकते हैं दीज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उनसे अलग इसका प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। लेकिन आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं होता है, वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करते हैं नेगेटिव चार्ज पे। तो ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही है तो ना तो किसी पॉइंट से ओरिजिनेट करेगा ना ही तो टर्मिनेट कर सकता है। क्योंकि अगर कोई क्लोज कर्व है, अगर मान के चलिए ये कोई क्लोज कर्व है, तो इस क्लोज कर्व में हम कौन सा कह सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट है, कौन सा टर्मिनेटिंग पॉइंट है, तब कहीं भी देख लेंगे। अगर यहाँ से अगर लूप को देखेंगे तो यहाँ से बन करके स्टार्ट होकर फिर यहीं पे ख़त्म है, तो एंड पॉइंट और ओरिजिनेटिंग पॉइंट दोनों एक ही हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे टर्मिनेट कर रही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर हम देखे थे कि जो इसकी ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वजह से जो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फील्ड लाइन्स बनेगी, वो क्लोज लूप बनती है। तो यहाँ से लिख सकते हैं फील्ड लाइन्स ऑफ these induce electric field form closed loop। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं कि कोई अगर स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हो तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट को वेरी करेंगे तो करंट वेरी होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं कि कोई सिलेंड्रिकल मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। तो सिलेंड्रिकल मटेरियल का क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो आपको कुछ सर्कुलर फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिखेगा। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये वेरी कर रहा है, ये चेंज कर रहा है और साथ साथ जो है सो ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फील्ड है, ये फील्ड इंक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करने की वजह से आप जानते हैं कि फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज अगर आएगा तो यहाँ से अगर हम इसके अंदर कोई क्लोज लूप रख देते हैं, यहाँ पे क्लोज लूप रख देते हैं तो इसके अंदर एक करंट फॉलो होता है। अब ये करंट जब फॉलो होगी तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पे कि मैग्नेटिक एक क्लोज लूप रखे। अभी आप भूल जाइए कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, नहीं आने वाला है। एक क्लोज लूप को हम रख दिए इसके अंदर। तो अगर ये क्लोज लूप रख दिए हैं तो आप जानते हैं कि लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज करेगी तो उनकी वजह से एक
इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो क्लोज लूप देखेगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट डायरेक्शन हम लोग निकालना चाहेंगे तो यहाँ आराम से निकाल सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो यहाँ पे देखेंगे तो करंट डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए कि ये लगातार चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करने का एक ही तरीका है इसको कम करने का। तो आप ऐसा करंट लीजिए जिसका फील्ड लाइन्स आउटवर्ड हो, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है सो इनवर्ड है, क्रॉस इनवर्ड दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा करंट फ्लो करा देते हैं जैसे कि ये आई डैश है, करंट फ्लो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, आई डैश वो कुछ इस डायरेक्शन में देख लिए। तो अब ये करंट अगर फॉलो हो रही है इस कंडक्टर के अंदर, ये कोई कंडक्टिंग लूप ले लिए, ये कंडक्टिंग लूप है। आप देख रहे हैं इस फिगर से कि ये लूप कैसा है, क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप है तो यहाँ पे करंट फॉलो हो रही है। करंट जब फॉलो होती है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पे फॉलो होती है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, मान लिए कोई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स जब लगती है तो फोर्स लगेगी तो करंट की डायरेक्शन में अगर होगा तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज करंट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ ऐसे होता है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आई कर देंगे तो आप समझिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं करंट डायरेक्शन, तो करंट डायरेक्शन निकालने के लिए अगर क्लोज लूप है तो इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं ना कहीं करंट डायरेक्शन में होगा उस पॉइंट पे, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज फॉलो हुआ है। पॉजिटिव चार्ज जो फॉलो हुआ है तो करंट उसी डायरेक्शन में फॉलो हुआ है। तो इसी तरह से हम देखेंगे इस पॉइंट पे तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसी इस पॉइंट पे इस तरह होगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा टेंजेंट के अलोंग। तो आप देख रहे हैं कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा इस क्लोज लूप को अगर कम कर देंगे तो यहाँ भी एक लूप बनेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगा उसका कुछ इसी तरह से हो रहा। तो आप यहाँ से देख चुके हैं कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है ये फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करता है, फॉर्म क्लोज लूप। ये आपको दिख रहा है कि ये फॉर्म कर रहा है क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो अंदर देखे थे वो कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। तो वहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन्स अवे फ्रॉम द चार्ज होते थे कुछ ऐसे, और नेगेटिव चार्ज है तो कुछ इस पे ऐसे ही आता था कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स दिख रहा है ये क्लोज है। अगर फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन दिखाना चाहेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगर हम फील्ड लाइन्स बनाना चाहेंगे तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फील्ड लाइन्स बनेगी। तो फिर से हम इसी को ले रहे हैं, ये फिगर नंबर 2 मान लीजिए। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीजिंग ही रखते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ये इंक्रीजिंग फील्ड, ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स बनेगी कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो क्लोज लूप दिख रहा है ये फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरह से होगा। जिस तरह से मैग्नेट क्लोज लूप फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखे थे कि क्लोज लूप फॉर्म करता है, उसी तरह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्लोज लूप फॉर्म करेगा। तो यहाँ से बता सकते हैं कि ऐसा लूप जो क्लोज लूप फॉर्म करता है वो तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स थी वो कंजर्वेटिव नेचर का था। और यहाँ से अगर देखेंगे हम तो नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग लास्ट में जो है सो डिफरेंस देख लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो वो सारा पॉइंट हम लास्ट में कवर कर देंगे। तो अब इसका अगर डायरेक्शन निकालना है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ induce electric field in the direction of current
इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को आई डाय से दिखा देते हैं। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में ही आता है। तो इतना बात आप समझ चुके हैं कि डायरेक्शन अगर कहीं पे निकालने के लिए कहा देगा तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा बात समझ में आ जाएगा। तो इसको पॉज कीजिए, एक क्वेश्चन देते हैं, बस डायरेक्शन के बेसिस पे ये है कि आपको उस पार्टिकुलर पॉइंट पे बताना है कि डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको पॉज करके लिखिए। देखिए क्वेश्चन है, निकालना आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लीजिए यहाँ पे कोई हम फिर से एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर का इंटीरियर व्यू दिखा रहे हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ये इंक्रीजिंग फील्ड है। ये फील्ड जो है सो इंक्रीजिंग है और इसके अंदर फील्ड लाइन्स आप जानते हैं कुछ ऐसे बनने वाला है। तो इनके ऊपर हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन करंट डायरेक्शन में होता है। तो पहले हमको देखना है करंट कैसे आएगा। तो करंट को आने का तरीका ये है कि अगर फील्ड लाइन्स इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा करंट प्रोड्यूस हो कि जिसकी वजह से मैं फील्ड लाइन्स जो बनेगी तो वो इसको अपोज करेगा। तो करंट डायरेक्शन जो हो जाएगा जस्ट इसके अपोजिट आ जाएगा, इसके अपोजिट में करंट डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी पॉइंट पे इस तरह से हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो चुका है। तो ये देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पे हमको निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, क्योंकि क्लोज लूप जो बन रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ही देता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब इंड्यूस है। तो इसको आई कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ई आई लिखे हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा। तो डायरेक्शन तो आप देख लिए है कैसे आएगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखने वाले हैं। तो इसको हटा देते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे कोई एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। ये वेरिएबल फील्ड है। ये बी जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल होगा तभी हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। अगर यहाँ पे सिर्फ हम ई लिखेंगे तो आप समझ जाइए कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये पॉइंट P है। तो हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। तो आप जानते हैं कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्लोज लूप के अंदर होता है। ये क्लोज लूप में होता है। तो पहले हम लोग एक आर्बिट्री क्लोज लूप बना लेते हैं। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्कुलर ही हो। ये मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है कि अभी आपको हम एक वेरिएशन दिखाएंगे जहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल जो ईएमएफ जो आती है पोटेंशियल डिफरेंस वो प्रत्येक पॉइंट पे देखेंगे तो सेम होता है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज कर रहा है कांस्टेंट रेट से अगर चेंज कर रहा है तो ईएमएफ पूरे होल में देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे तो ईएमएफ सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से हम एक कोई मान लीजिए आर्बिट्री लूप ले लिए, एक ये क्लोज लूप ले लिया है। इस क्लोज लूप के जिस पॉइंट पे अगर हमको कह रहा है यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेस अ टेस्ट चार्ज
एट पॉइंट P। आपको पता होगा कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका मैग्नीट्यूड जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होता है। इसके बारे में पहले से आप जानते हैं। अब इसको हम डिस्प्लेस करा देते हैं ये लूप के लो DL, इसको हम डिस्प्लेस करा देते हैं इस लूप के लो DL। मान लीजिए इसको DL लेंथ डिस्प्लेस करा दिया है। यहाँ से अगला पॉइंट लिख सकते हैं, डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज DL along लूप। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी वो फील्ड के अलॉन्ग ही लगेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे मान के चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है और DL लेंथ अगर हम इसके अंदर डिस्प्लेस किए हैं तो वर्क डन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट DL। तो ये आप DL लेंथ को डिस्प्लेस किए हैं तो बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इनकी वजह से जो वर्क आएगा वो भी बहुत ही स्मॉल आएगा। तो स्मॉल वर्क को दिखाने के लिए हम लोग DW का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि DW इक्वल टू ये इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा इनटू DL। वेक्टर लगाए थे क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है F.dx होता है। तो आप दोनों तरफ करते क्या, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, DW डिवाइड बाय DQ FE डिवाइड बाय Q इनटू DL। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। ये भी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को पता होगा कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा V इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब कोई क्लोज लूप है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस EMF। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हम लोग इंड्यूस EMF लिख सकते हैं। इसको इंड्यूस EMF जो हुआ है छोटे से लेंथ के लिए D करेंगे, तो यहाँ से जो इंड्यूस EMF हो जाएगा उसको D लिखेंगे और D इक्वल टू ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E डॉट DL। अगर हमको टोटल निकालना है, ये एलिमेंटल पार्ट में निकाल रहे हैं, फोर आप निकाल रहे हैं कंप्लीट लूप। तो कंप्लीट लूप में निकालना है तो E निकालने के लिए हम ऐसे ऐसे D को ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमको E निकालने के लिए D को ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो E इक्वल टू अब आने वाला है वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। अब ये लूप क्लोज है तो हम लोग क्लोज लूप को कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। अब देखिए अगर कंप्लीट रिंग का निकालना है तो E को इंटीग्रेट कर दिए, तो D को इंटीग्रेट किए तो E आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साथ दे दिया, और ये लूप क्लोज है तो यहाँ पे क्लोज लूप दे दिया है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुका है कि जो EMF आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। ये अगर आप चाहें तो एक्सप्रेशन यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और एक एक्सप्रेशन आप देखे होंगे फ्राडे लॉ से, फ्रॉम फराडेज लॉ। EMF निकालने का एक तरीका और देखें, जो इंड्यूस EMF होता है वो d phi बाय dt
और माइनस साइन के साथ, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस साइन होता है कि इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से होता है कि इस फ्लक्स को चेंज करेगा। अगर ये इंक्रीज करना चाहेगा तो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करना चाहेगा तो उसको इंक्रीज करेगा, उसको घटने नहीं देगा। तो यहाँ से देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम मिलेगा। ईएमएफ ईएमएफ इसको मान लेते हैं आप, शायद फर्स्ट मान लीजिए, और इनको अगर सेकेंड मान लेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड से आपको पता चल रहा है। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो आ चुका है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस में डी फाइव बाय डी टी, और यहाँ पे ईएमएफ भी अगर निकालना चाहें तो ई भी कर सकते हैं। तो आपको देख लीजिए ये जो एक्सप्रेशन आ चुका है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए। तो आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ई एम एफ ई कर सकते हैं। अगर ई एम एफ दिया हुआ है तो ई डॉट डी एल कर सकते हैं। तो देखिए टोटल कंप्लीट, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लूप का जो सरकमफेरेंस है टोटल डी एल लेंथ के बराबर हो जाएगा। और अगर दिया रहेगा तो हम इस तरह का फॉर्मेट कब करते हैं, जैसे सिमेट्रिक कंडीशन हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रत्येक पॉइंट में कॉन्स्टेंट मान लेंगे। ये तो जनरल लिए हम, तो जनरल करने के बाद ही तो कुछ एंगल था, तो यहाँ पे ई डॉट डी एल कर दिए हैं। तो डी एल कर दिए हैं तो कुछ एंगल दिया हुआ है, तो ई डॉट डी एल के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो हम लोग इसके ऊपर में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए एक्सप्रेशन यही है, एक्सप्रेशन ई इक्वल टू ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आपको आ चुका है। चाहे तो आप इसको याद रखिए या तो इसको रखिए। ज़्यादातर जो है सो यहाँ किताबों में यही दिया था, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय डी टी। लेकिन हम तीनों को एक साथ कर दिए हैं ताकि आपको किसी तरह से कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर चाहे तो इन दोनों को उठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और जरूरत पड़े तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। तो ठीक है, इतना को आपको लोग लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर किताबों में जनरली तो दिया नहीं रहता है। अच्छा बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे जैसे कि रेसनिंग हेरिटेज वगैरह है उसमें दिया हुआ है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दिए हैं कुछ अलग टाइप से। तो इनको देख करके आप कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है प्रत्येक पॉइंट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईएमएफ अगर देखेंगे तो किसी भी लूप के लिए वो सेम आता है। तो यहाँ पे हम बना दिए हैं कि एक कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और जिसका मिडिल पोर्शन को दिखाएंगे, बीच वाला पार्ट को दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसे ही दिखेगा, इसके अंदर जो फील्ड लाइन से कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनवर्ड है। और ये जाहिर सी बात है कि जो इंक्रीजिंग फील्ड लिए हैं, चेंजिंग फील्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन हम इसको इंक्रीजिंग लिए हैं। इसका एक्सिस जो होगा वो बीच में है, इसका एक्सिस को इस पॉइंट पे, और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। ये सब स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है, लेकिन हम फिगर से ही आपको समझा रहे हैं। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग है, बी जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड है, इंक्रीजिंग है। और साथ साथ ये भी दिया हुआ कि डी बी बाई डी टी इक्वल टू अल्फ़ा है, और अल्फ़ा जो है सो एक पॉजिटिव है। तो आपको पता चल रहा है कि डी फी बाई डी टी ये अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट है। तो देखिए आपको डी बाई डी टी का रेट जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। और पूछ रहा है यहाँ पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो देखिए यहाँ से आप जनरली पार्टिकुलर रेडियस आर पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर इस पॉइंट ये आर रेडियस पे निकालना है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये एक ऐसा अरेंजमेंट लिए हैं कि यहाँ पे क्लोज लूप बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ से एक क्लोज लूप बन चुका है।
तो ये एक क्लोज लूप है। तो आप क्लोज लूप का ये रेडियस आर है, तो हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम आपको बता दिए हैं कि जो करंट डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा। तो ये बी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से करंट जो ऐसे फ्लो होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है सो आपको पता चल चुका है कि ये इस कुछ डायरेक्शन में ऐसे आने वाला है। यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे छोटा सा लेंथ हम मान लेते हैं कि जो ये छोटा सा लेंथ है ये डी एल लेंथ है, तभी तो ठीक है डी एल लेंथ। अभी जो मानेंगे डी एल लेंथ का डायरेक्शन वही लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले देखिए दो तरह से करेंगे। अब शुरुआत में क्या कि एक्सिस रोटेशन से चलेंगे, सॉरी एक्सिस सिलेंडर के एक्सिस से चलेंगे। तो ये रेडियस पहले छोटा होगा, होते होते ये इसका जो कंडक्टिंग लूप है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के रेडियस के बराबर हो जाएगा। और एक आउटसाइड, देखिए जैसे आउटसाइड होगा तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन स्मॉल ग्रेटर देन आर होगा, ये आउटसाइड के लिए। ये आउटसाइड होगा तो कुछ ऐसे होगा, और इनसाइड रेडियस रहेगा तो आर लेस देन स्मॉल आर लेस देन आर हो जाएगा। तो आप लोग दो तरह से वेरिएशन देखेंगे, और इसका ग्राफ भी जो है सो अच्छा एडवांस क्वेश्चन वगैरह में आता भी है, और डायरेक्ट पूछ भी देता है कि वेरिएशन जो इनसाइड कैसे होगा और आउटसाइड जो है सो कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग इनसाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट केस लेंगे इनसाइड के लिए, जब रेडियस कैपिटल मतलब ये इसके कंडक्टर के रेडियस से स्मॉल रहेगा तो दो केस लेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन आर लेस देन आर, जब ये आर लेस देन आर हो। तो आप फॉर्मूला अभी देख चुके हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू, इसका हम सिर्फ मोड ले लेते हैं डी फाई बाय डी टी, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो डायरेक्शन के एयरफेयर में आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन का जो है सो माइनस में आएगा। तो ये इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करना चाहेगा, तो लेकिन हम डायरेक्शन तो निकाल ही लिए हैं। माइनस साइन का मतलब होता है कि डायरेक्शन उसका रिवर्स करना, तो डायरेक्शन हम तो वैसे ही निकाल चुके हैं अपने कॉमन सेंस से। तो यहाँ से हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही की बात करेंगे। तो देखिए ई डॉट डी एल कर रहे हैं, तो ई डॉट डी एल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एल लेंथ दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आ जाएगा ई डी एल कोस थीटा के इक्वल टू जगह पे 0 आ जाएगा। और इसका देखेंगे तो मोड को हटा देंगे तो समझिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से बी ए डिवाइड बाय डी टी है। तो हमको यहाँ पे b इंटू ए, तो b तो पता है कि ये कुछ इस तरह से अल्फ़ा आ रहा है, लेकिन ये एरिया जो लेना हमको कौन सा एरिया लेना है, टोटल एरिया लेना है कि ये इसके इनसाइड क्लोज लूप है। ये क्लोज लूप जो कंसिडर किया इसके अंदर जितना भी एरिया होगा उसी को लेंगे। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्योंकि हर प्रत्येक पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इस तरह से फॉर्मेशन है इसका। अगर r डिस्टेंस पे देखेंगे तो r डिस्टेंस पे इस एक्सिस से प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। अगर r को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अगर ईएमएफ देखेंगे तो किसी भी लूप के लिए देखेंगे तो प्रत्येक लूप के लिए ईएमएफ सेम होगा। अब देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एल। अगर एल को चेंज करेंगे तो डी एल भी चेंज होगा। छोटे अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मान करके चलिए कि ई इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। तो रेडियस को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये थोड़ा अच्छी किताबों में लिखा रहता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो ये इंड्यूस ईएमएफ वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस आपस में चेंज करेगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो चेंज नहीं करता है। तो यहाँ से हम इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात तो कर नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए ये ई तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा डी एल, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ से हम एरिया, तो एरिया को बाहर कर देंगे। तो एरिया कौन सा लेना, पूरा नहीं लेना हमको, ये वाला एरिया लेना है। ये अंदर वाला पार्ट जो है ये सब एरिया लेना है, ये अंदर, क्योंकि फ्लक्स इतना में ही चेंज कर रहा है, तो बाहर से हमको मतलब है नहीं कुछ। तो एरिया निकालेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल की तरह है। तो सर्कल का एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाय डी टी। डी बी बाई डी टी का वैल्यू दिया हुआ अल्फ़ा, जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखेंगे तो ये आ जाएगा डी एल लेंथ को।
अगर टोटल डी एल लेंथ को कंसिडर कर लेंगे हम तो ये आ जाएगा सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आप जानते हैं 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से पाई कैंसिल, एक आर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो आ चुका है वो आर, ये 2 को उस तरफ भेज देंगे, r/2 इंटू अल्फ़ा, और ये कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है वो अगर देखेंगे तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अल्फ़ा और 2 दोनों कांस्टेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरिएशन आ चुका है वो इनसाइड में कांस्टेंट आ चुका है। ये इनसाइड के लिए, ये इनसाइड है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे बना देते हैं कि अगर इनसाइड देखेंगे, कंडक्टर के इनसाइड देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आ जाए है वो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। अब हम लोग सेकेंड केस लेंगे आउटसाइड। तो इतना को आप लोग पॉज करके लिखिए। अब देखिए आउटसाइड लेने वाले हैं, लिख लिए। तो आउटसाइड अगर लेंगे तो देखिए इस जो रेडियस आने वाला है कुछ ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ये R है। तो इससे लूप बनाएंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे लूप के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहीं पे हम छोटा सा डीएल लेंथ कंसिडर कर लेंगे। फिर से डीएल लेंथ का पोर्शन उतना ही आने वाला है। तो केस ये 2 हो जाएगा, और सेकेंड केस में जो होगा R ग्रेटर देन R है। तो बात सब कुछ सेम ही रहने वाला। देखिए ई फार्मूला तो ये लगाएंगे, ई डॉट डी एल इक्वल टू d∅/dt सेम है। ई डॉट डी एल कॉस, यहाँ पे भी देखेंगे तो डी एल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रही है इतना में ही कर रहा है, तो एरिया हम ज़्यादा नहीं लेंगे। एरिया भी लेना है तो वो जितना में मैग्नेटिक फील्ड है उतना का ही लेंगे। तो यहाँ पे एरिया जो आने वाला है वो आ जाएगा इतना तक, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ्लक्स हम उतना में ही देखेंगे जितना में ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे रेडियस जो आ जाएगा वो कैपिटल R, और ये डीएल लेंथ करके 2 पाई R आ जाएगा। यहाँ पे भी ये कैपिटल, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये E इंटू 2 पाई R इक्वल टू पाई कैपिटल R, और dv/dt तो दिया हुआ अल्फ़ा जो कि पॉजिटिव है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ आ रहा है R² अल्फ़ा /2 इंटू 1/R। तो कैपिटल R क्या, रेडियस ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, अल्फ़ा भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। जितना डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा, लेकिन इनसाइड देखेंगे तो इंक्रीज करेगा। तो ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। तो आउटसाइड जो हो रहा है कुछ ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर हम इसका कर्व ट्रेस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये डिस्टेंस डिस्टेंस R और इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो आप देखते हैं कि कहीं पे जो कैपिटल R मान लेते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लिनियरली इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो ये अब तक E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो E डायरेक्टली टू R का ग्राफ तो ये जानते हैं कि y इक्वल टू mx, ऐसा ही ना होता है y इक्वल टू mx का, y इस पे और x इस पे। तो ये बात देख लिए। इसको कई बार आप लोग पहले कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर रहते। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कुछ देख चुके थे, पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता था कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर किसी के अंदर कंडक्टर देखते थे तो कुछ ऐसा ही आता है। और ये आउटसाइड जो आ जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो वेरिएशन देख लिए कि जब तक उसका इनसाइड रहेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता जाएगा,
और जैसे बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा इन्वर्स के रेशियो, मतलब ये 1/r के रेशियो में डिक्रीज करेगा। तो इसको लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रहे हैं, उसको भी बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड में दिखा दें कि फिर से वही कंडक्टर है, कंडक्टर के इंसाइड दिखा रही है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है, इस बार भी इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग का जो रेट दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है कि b जो है वो 2TQ माइनस मान लीजिए 60, इसको रहने दीजिए 60 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 60 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट t = 2 सेकेंड। तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट t = 2 सेकेंड। अगर ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फर्स्ट में है क्लॉकवाइज, सेकेंड में एंटी क्लॉकवाइज, AC मतलब एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड में C में नो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और D ऑप्शन ले लीजिए डाटा अनसफिशिएंट, डाटा अनसफिशिएंट। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। कर लिया? फिर देखिए हम लोग करने वाले हैं यहाँ से कि जो फार्मूला होता है फार्मूला को लगाएंगे यहाँ पे, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.dl। तो कहीं पे हम एक कोई आर्बिट्रेरी क्लोज लूप ले लेते हैं, मान लीजिए क्लोज लूप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कुछ मान लेते हैं। तो अभी देखिए हम जैसे जाएंगे तो इसको करंट की वजह से भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे करंट कैसा नहीं है, ये इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, डिक्रीजिंग है, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो इसको चलिए क्लोज लूप ऐसे ही रहती है, और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट है। तो इक्वल टू माइनस में d∅/dt। इस बार माइनस कंसिडर करेंगे इसलिए कि इस बार हमको डायरेक्शन पता नहीं है, डायरेक्शन निकालना है, तभी हम फार्मूला को माइनस में लिए हैं। तो देखिए E का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये dl, क्योंकि ये तो पॉजिटिव टर्म आने वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर इसका डायरेक्शन कुछ होगा तो इसके अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे कोई नंबर में तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। अगर माइनस से अगर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने का तो उसका डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, लेकिन यहाँ पे dl लेंथ पॉजिटिव होगा। अगर dl लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, इतना दिमाग में बात रखिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, इसका कुछ न कुछ एरिया होगा, तो ये माइनस dBA/dt। तो एरिया तो कांस्टेंट ही रहने वाला, एरिया को बाहर कर लेते हैं, माइनस में dB/dt। यहीं से dB/dt निकाल सकते हैं, dB/dt कर लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t² माइनस में 6 आ जाएगा, ये आने वाला है। तो चलिए ये माइनस ए, एरिया पॉजिटिव है, ये टर्म माइनस है, तो इसका डिफरेंशिएशन dB/dt कितना आता है 6t² माइनस में 6 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, ये अगर माइनस में है तो a माइनस में रह जाएगा, और t = 2 एट t = 2 सेकेंड पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रेट dB/dt देखेंगे, ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसी पे पुट कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ रहने दीजिए, चलिए इसी में पुट कर देते हैं t = 2 सेकेंड। तो 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 × 2 का स्क्वायर 4 और -6, तो ये 18 आ रहा है कुछ। तो रेट जो है इसका पॉजिटिव है, रेट पॉजिटिव है,
पता चल रहा है आपको। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो डिक्रीजिंग आ रहा है, उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीजिंग है कुछ इस तरह से। ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग ही है। उसे लिखना नहीं चाहिए था, वेरिएबल लिख देते इसको, ये वेरिएबल था, सॉरी इसको इंक्रीजिंग लिखना था। ये इत्तेफाकन इंक्रीजिंग आ चुका है, लेकिन ये वेरिएबल था और वेरिएबल का जो सिंबल दिया हुआ था वो, उसके बाद कुछ और जाएंगे तो वो कुछ बदल भी सकता है। तो देखिए यहाँ से कुछ आ चुका है कि ये जो dp/dt आ गया है ये पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग है तो डायरेक्शन किस तरह होगा, ये इंक्रीज करना चाहता है तो कुछ डायरेक्शन ऐसे लगाइए कि आउटवर्ड आ जाएगा, कि डायरेक्शन उसके अपोजिट में आएगा, तो -a इंटू पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका अपोजिट, ये टोटल टर्म जो आ जाएगा नेगेटिव ही, मतलब है वो नेगेटिव समथिंग आया है। तो डायरेक्शन देख रहे हैं, तो डायरेक्शन जो आ चुका है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको देख लीजिए। अब कुछ डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसको लिखिए आप लोग। तो देखिए हम लोग इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला ये है कि प्रोड्यूस ये किससे होता है, ये प्रोड्यूस होते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, यहाँ से लिख सकते हैं प्रोड्यूस ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझ लीजिए। इसमें अगर देखेंगे तो ये चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू चार्ज। ये चार्ज किसी भी तरह का हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो, लिनियर चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज हो, सभी तरह के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो वेरिएशन अलग अलग होता है, ये बात अलग है। ये इसका फील्ड लाइन से होता है, वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप। तो इसमें भी देखेंगे फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये बात इसको पढ़ चुके आप, फॉर्म क्लोज लूप। अब ये वर्क डन बाय जो ये क्या है कि एक क्लोज लूप इसमें फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे वर्क डन इन क्लोज लूप डज नॉट जीरो। तो क्लोज लूप के अंदर अगर वर्क डन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ईएमएफ जो देखे थे, ईएमएफ क्या होता था, E.dl। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा Q इंटू एफ इंटू डी एल, तो ये वर्क डन हो जाएगा। और ये इंड्यूस ईएमएफ कुछ ना कुछ होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव कुछ भी दे, तो ये कुछ ना कुछ होता है। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप जर्नी जो होता है, वर्क डन इन क्लोज लूप में डज नॉट जीरो होता है, डन इन क्लोज लूप इज नॉट ज़ीरो। ये होता है वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है, वर्क डन इन क्लोज लूप इज ज़ीरो। अब क्लोज लूप के अंदर अगर वर्क डन जीरो नहीं हो रहा तो ये नॉन कंजर्वेटिव का, और ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो ये होता है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है।
और जो इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये कंजर्वेटिव इन नेचर। आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ही सिर्फ डिफाइन किया जाता है, तो इसमें कह सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होगा नॉट डिफाइंड होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। इसमें आ जाएंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का है ये। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, इसके अंदर नहीं होता है। तो आप इतना ही बेसिक बात थी, हो सकता है कि कुछ और डिफरेंस हो सकता थी। पहले इसका प्रोड्यूसर जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज की वजह से होता है। ये क्लोज लूप फॉर्म करता है और वो नहीं करता है। इसमें वर्क डन जो क्लोज लूप के अंदर होगा वो नॉन जीरो होता है, इसके अंदर ज़ीरो होता है। तो इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, इसको नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं, इसको नॉन कंजर्वेटिव, और ये कंजर्वेटिव इन नेचर में हो जाता है। अब कंजर्वेटिव का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं किया जाता है। तो बेसिक 5 डिफरेंस था जो बता दिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एडी करंट। तो एडी करंट क्या हो, छोटा सा पार्ट है, उसको दिखा देते हैं। तो इसको नोट करिए। तो देखिए ये एडी करंट क्या है। तो एडी करंट जो होता है ये इंड्यूस करंट ही होता है। इसके बारे में अगर लिखना चाहेंगे डेफिनेशन तो क्या लिख सकते हैं, इट इज इंड्यूस करंट ड्यू टू changing magnetic field in material of conductor, material of conductor। ये ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट होती है जिसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। और ये जो होता है क्लोज लूप में मतलब ये इसको कहते हैं एडी। मतलब क्या कि एडी मतलब मीन्स होता है क्या, पानी के अंदर जो देखे होंगे वायरपूल बनता है, तो एडी टर्म जो होता है एडी करंट फॉर्म इन क्लोज। अब देखिए क्लोज लूप किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं, मान लिए कि ये हमारा कोई कंडक्टिंग मटेरियल है। यहाँ पे एक मैग्नेट को लेकर के आते हैं। ये एक कोई हमारा मैग्नेट है, इसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो बस फील कीजिए आप। तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ आ रही होगी। अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से अगर जब इसको हम V से अगर ड्रॉप कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा तो इनमें फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है इसके सरफेस के ऊपर। मान के चलिए इसका जो लूप होगा, छोटा छोटा लूप कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में ये करंट फ्लो होने लगता है। जैसे फ्लक्स में चेंज आ रहा था, यानी कि हम इसमें तो नहीं दिखाए हैं, तो ये कुछ करंट जो है तो इस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना है तो हम लेंज लॉ से निकाल सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो हो जाएगा निकालना हम लोग यूजिंग लेंज लॉ। तो ये इंड्यूस, ये जो
एडी करंट बना है, तो एडी करंट किसी मटेरियल के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में जैसा कि लिखा गया है कि अगर हम यहाँ पे एक कोई, पहले इसको कॉपर का ले लेते हैं, क्या है, एक कॉपर का ले लिए और इसके अंदर एक पीवीसी पॉलीवाइनाइल क्लोराइड का, ये पीवीसी का एक पाइप ले लीजिए। जनरली आप देखे होंगे कि जो बोर्डिंग करता है तो उसके अंदर ये पाइप इस्तेमाल होता है, और ये कॉपर का है तो ये कंडक्टिव मटेरियल है। इसके अंदर हम यहाँ से एक मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे। क्या करा कि एक मैग्नेट को ड्रॉप करना है जो कि भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होना चाहिए, और ये कुछ इसमें भी करते हैं। तो यहाँ जो ड्रॉप होने में टाइम लगेगा, इसको T1 मान लेते हैं, इसमें ड्रॉप होने में जो टाइम लगता है उसको T2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंडक्टिंग लूप नहीं है, क्योंकि ये कंडक्टर है नहीं, क्योंकि ये तो नॉन कंडक्टर पीवीसी जो है सो ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का EMF इंड्यूस नहीं होती है। तो जैसे इसको हम ड्रॉप करेंगे, इस तरह से दोनों को ड्रॉप करेंगे, तो जो टाइम टेकन होता है इसमें टाइम जो है सो कम लगेगा और इसको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक ईडी करंट फॉर्मेशन हो जाएगा। और ईडी करंट मान के चलिए इसके सरफेस पे कुछ ऐसे यहाँ पे फॉलो होना हो चुका है, तो पूरा सरफेस है तो उस पर सरफेस पे ईडी करंट फॉलो होने लगता है। तो ईडी करंट जब फॉलो होने लगती है तो ये ईडी करंट, अगर ये नॉर्थ पोल है तो ईडी करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होगी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस नॉर्थ पोल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन्स है इसको अपोज करना चाहेगा। तो ये यहाँ से कुछ फील्ड लाइन्स जो ईडी करंट की वजह से आया है, ये कुछ एडी करंट की वजह से आया है। तो ये एडी करंट जो होता है, ये एडी करंट हमेशा अपोज करना चाहता है रिलेटिव मोशन को। जिस तरह से लेंज लॉ में बताया गया है कि अगर जो इंड्यूस EMF होता है वो हमेशा अपोज करेगा कॉज प्रोड्यूसिंग इट को, जो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उनको ही अपोज करना चाहेगा। तो यहाँ पे आप देख चुके, अगर इसमें ड्रॉप कीजिएगा, अगर चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, अगर इसमें ड्रॉप कीजिएगा तो जो ग्रेविटेशनल टाइम में जो फ्री फॉल की वजह से गिर जाती है, जितना टाइम लगेगा, टाइम जो निकलती है फ्री फॉल की वजह से, जनरली अगर देखिएगा तो वो जनरली U/G कुछ ऐसे आता है। सॉरी, अगर हाइट से तो 2H/G आता है अंडर रूट। ये काइनेमेटिक्स में आप लोग देखे होंगे। तो ये अंडर रूट T इक्वल टू अंडर रूट 2GH से आता है, तो ये उतना टाइम से ही आएगा। लेकिन इसमें जो T2 निकला है, ये T2 जो टाइम होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा अंडर रूट 2H/G से। ये फ्री फॉल में जो टाइम लगेगा उस टाइम से ज़्यादा इसमें लग जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे एक एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है, और ये एडी करंट जो है सो इस मैग्नेट को अपोज करेगा, अपोज करना चाहेगा तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में। तो एडी करंट जो होती है वो हमेशा अनवांटेड हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से एनर्जी का वेस्ट होता है और ये पावर वेस्ट भी होती है। तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, तो आप बात समझ ही गए हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं एडी करंट वेस्ट एनर्जी ड्यू टू प्रोड्यूसिंग अनवांटेड हीट, जो हमको ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड हीट एंड पावर लॉस। ये पावर लॉस भी करता है। अगर ये देखिएगा तो ये लेमिनेटेड कोड, अगर इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो अगर मान कर चलिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट से आपको दिखाना चाहते हैं। यहीं पे कुछ लिख देते हैं, तो इनको आप थोड़ा देख लीजिए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं यहीं पे थोड़ा सा। यहाँ पे मान लेते हैं कि हम दो मैग्नेट ले लेते हैं, ये कुछ इस फॉर्मेट में मैग्नेट है, ये कुछ ऐसे। तो इनको मान लेते हैं ये साउथ पोल है, और ये कुछ हमारा ऐसे है जो कि नॉर्थ पोल है, कुछ सामने वाला है, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पे एक पेंडुलम को हम हैंग कर देते हैं, और पेंडुलम जो होता है जनरली हम कुछ इसको
ऐसे शेप में लेते हैं, छोटा सा ऐसे शेप। अब देख लिए कि ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कुछ ड्रॉ होगी कुछ ऐसे होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन। अब यहाँ पे रेस्ट में अगर हम इसको ऑसिलेट करते हैं, क्या करें, इसको ऑसिलेट कर दें, जनरली ऑसिलेट कर दें, तो पहला पोजीशन मान लेते हैं कुछ ऐसे आएगा, जो कि अभी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, और एक पोजीशन इधर आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करने लगा। पहले मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इंटर करने लगा तो क्या होने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस है, अगर जब ये इस तरफ मूव करेगा, ये जब इस तरफ मूव करेगा, उसी बात को लिख रहे हैं, ये कंक्लूजन को यहाँ पे लिख रहे हैं। ये कहता है कि डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, ये जो होता है डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि जितना टाइम में वो डैम्प करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद जो होती है वो एक एडी करंट प्रोड्यूस होती है, वो बहुत जल्दी इसको डैम्प कर देता है। अब मान के चलिए जैसे कि ये मूव करना चाहेगा, तो मूव करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है सो अगर शुरुआत में ये कम एरिया आएगा, मान के चलिए इतना एरिया आया, इतना आया, तो अभी जो है सो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो मान के चलिए कांस्टेंट है, लेकिन एरिया इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगी, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक करंट इसके अंदर फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये करंट इस डायरेक्शन में होगा कि इनका नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल सामने होगा। तो मान लीजिए कुछ करंट ऐसे फॉर्मेशन में आना स्टार्ट होगा, सामने वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा और पीछे वाला साउथ पोल हो जाएगा। तो देखिए सेम पोल अब इसके अंदर जब आ रहा है तो सेम पोल बन रही है, तो इसको ये आने भी नहीं देगा। यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाइल इंटरिंग, जब ये इंटर करेगा इट अपोजेस किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से, ये रिपेल करेगा। जब ये अंदर घुसना चाहेगा तो इसको ये रिपेल करेगा, जैसे ये इंटर करना चाहेगा तो ये रिपेल करेगा। इसके अंदर बहुत सारा एडी करंट आना स्टार्ट हो चुका होगा, मान लेते कुछ इस तरह से जो लूप बन रहा है, ये एडी करंट का लूप बन रहा है। तो अब ये जैसे इंटर करना चाहा तो रिपेल करेगा। अब जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए कि कुछ ऐसी लूप आ चुका है यहाँ पे, अगर ये कुछ इस तरह से लूप आने वाला है, मान लीजिए कि ये लूप अब यहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, ये लीव कर रहा है। अगर ये लीव कर रहा है तो अभी मान के चलिए कि एरिया इतना है। अब जब निकलना चाहेगा तो ये एरिया घटेगा, तो एरिया जब घटेगा तो फ्लक्स चेंज आएगा। अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये फ्लक्स को चेंज होने नहीं देगा और वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। तो अब जो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि ये सामने साउथ पोल, सामने जो है वो साउथ पोल और पीछे नॉर्थ पोल फॉर्मेशन होगा। अब इसके अंदर अट्रैक्शन हो जाएगा और इस तरह से फिर इंटर करना चाहेगा तो फिर रिपल्सन, जब बाहर निकलेगा तो अट्रैक्शन। तो यानी कि ये फील्ड लाइंस के अंदर ये हमेशा इसको रखना चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर ईडी करंट फॉलो होने लगता है। तो ईडी करंट जब फॉलो हो रही है, ईडी करंट क्या इसके सरफेस पे हो रहा है या तो इसके मटेरियल के अंदर होगा, ये छोटे छोटे लूप बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हाइल लिविंग जब ये निकलेगा तब भी इसको अपोज करेगा, इट अपोज, इस बार जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ गई है। तो आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो ईडी करंट का काम है एनर्जी को लॉस करना। तो ईडी करंट जो होती है एनर्जी को लॉस करता है, और एनर्जी लॉस करने का फॉर्मूला जो अगर देखिएगा हीट प्रोड्यूसिंग में जो होता है वो आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में 10th क्लास में आप देखे होंगे, तो एच जो होता है वो आई स्क्वायर, मतलब ये ईडी करंट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये एडी करंट है, ये एडी करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब पावर भी देखा जाए तो पावर जो होती है वो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, सॉरी टी नहीं, इस पर आई स्क्वायर इंटू आर। तो पावर लॉस जो होता है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना पावर लॉस होगा।
तो हम लोग हाई रेसिस्टिव मटेरियल यूज करते हैं ताकि पावर कम से कम लॉस हो। देखिए हाई रेसिस्टिव के आगे हाई रेसिस्टिव यूज करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। करंट अगर कम होता है तो EMF बाय आर ही हो जाएगा। तो उसको अगर जब इनपुट के बारे में देखिएगा पावर इनपुट, तो वो होता है E²/R, ऐसे होता है। यानी जितना ज़्यादा करंट होगा पावर लॉस उतना हो जाएगा। तो हम लोग जब इसके अंदर देखेंगे तो पहले इंड्यूस EMF आता है। इंड्यूस EMF आने की वजह से जो करंट का फॉर्मूला होगा E/R, तो ये पावर इनपुट का फॉर्मेट जब देखते हैं तो E²/R के फॉर्मेट में देखते हैं। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस लेंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट होगा, और इंड्यूस करंट जितना कम होगा तो पावर लॉस भी उतना कम होता है। तो इनका रिड्यूसिंग करने का भी एक और तरीका है कि लेमिनेटेड कोर कर देते हैं। इसको क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे पोर्शन में कट कर देते हैं। आप इस छोटे छोटे पोर्शन में अगर कट कर देंगे तो इसका एरिया घट जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, चलिए इसको बिठा देते हैं। इसको NCERT में दिया गया है, आप लोग अब इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए इधर लिख देते हैं, इसको लिखिए आप लोग। इसका मिनिमाइजेशन जो कर सकते हैं हम लोग, एरिया को कट करके बाय कटिंग ऑफ एरिया। अब देखिए एक तरीका तो ये है कि जैसे मान के चलिए ये 3D में अगर होता है तो 3D के अंदर अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। तो अगर इसका छोटा छोटा पोर्शन कट कर दें, छोटा छोटा पोर्शन अगर कट कर देंगे, ये 20 से अगर कट कर देंगे तो इसका एरिया डिक्रीज कर जाएगा। और एरिया डिक्रीज करेगा तो जो ये लूप बनेगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है I/A। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा जो है सो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपोज करना चाहेगा। तो इसको एरिया को कटिंग कर देंगे, एक तरीका ये है। दूसरी बात है कि हम इसके अंदर जो कटिंग किया उस पर इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर लगा देते हैं। तो दूसरा होता है बाय लेमिनेटिंग कोर, बाय यूजिंग लेमिनेटिंग कोर। इसके अंदर कट करके लेमिनेटेड कोर लगाया जाता है, तब भी हो जाता है। तो कुछ बस यही है कि पहला कि एरिया डिक्रीज कर दिया, उसके बाद इसको कट करके लेमिनेटेड कोर लगा सकते हैं। तो कम एरिया मिलेगा तो उसमें जो एडी करंट का लूप होगा वो छोटा बनेगा। छोटा अगर बनेगा तो इसका जो एनर्जी वेस्टेज होगा वो कम होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।